मैं दावत देता हूँ प्रोफेसर अशफाक खान सर से, जो टेक्नोबिस के डायरेक्टर हैं महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के। सर आइंस्टाइन एकेडमी पंचगनी और सातारा से चलती है, काफी सारे वर्चुअल क्लासेस लेते हैं। ये हमारी वीकेंड लाइफ है, फ्यूचर जिसे कहते हैं महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम का। तो ये हमारा फ्यूचर प्लेयर है जो आगे जाकर इंशाल्लाह एमएमएनएफ की भागदौड़ संभालने वाला है। प्रोफेसर अशफाक खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये बताएंगे आपको कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन ये दोनों हमारे कौम को किस तरह से कामयाब कराएंगे। जनाब प्रोफेसर अशफाक खान साहब। इतनी सारी कारगुजारियां सुन ली, अब तो ये शेर बनता है इस बात पे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिले मगर लोग आते गए और कारवां बत्ता। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिले मगर लोग आते गए और कारवां बनता है। इतनी कारगुजारियां हर एक स्पीकर उनके जरिए से, उनके प्रेजेंटेशन से इतनी सारी कारगुजारियां नंबर ऑफ स्पीकर्स ने बताई। 2 करोड़ की बात मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा था जनाब इरफान भाई के एमडीसी की। आज का जो रिवाइज्ड फिगर है वो तकरीबन 4 करोड़ हो गया। अभी बातों बातों में हमारे जिया सर से बात करते वक्त पता चला कि वो प्राइम एमडीसी रन कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ पिछले एक एकेडमिक ईयर में लगभग 2500 बच्चों के फॉर्म भरे और इनका कन्वर्जन रेशो ये 90% प्लस रहा। 2000 से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, उसकी कलेक्टिव सम अमाउंट 1 करोड़ प्लस हो रही। तो हमने शुरुआत किए थे 30 दिसंबर को जाकिर साहब का, बस 2 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई। कहा कि हम परसों जा रहे हैं ऑनरेबल मिनिस्टर नवाब मलिक साहब को मिलने। थोड़ा सा हमें ये मिथ लगा कि ये इतनी थोड़ी सीधी बात है। 30 दिसंबर को उनको अपॉइंटमेंट मिली मंत्रालय में और अभी उन्होंने मुझे पूरा कारगुजारी दिखाया, पूरा पेपर दिखाया है। 30 सितंबर यानी कि 4 दिन पहले जिन जिन मुद्दों को लेकर डेलीगेशन का जाना हुआ था, हर एक मुद्दों पे उनके डेस्क ने क्या काम किया है उसकी कारगुजारी उन्होंने 30 तारीख को डिस्प्ले की है और अभी इंशाल्लाह उनके स्पीच पे वो बात बताएंगे। यानी कि बात सिंपल है, मंजिलें तो मिलेगी, बस रास्ते सही होने चाहिए। खैर, मैं मुद्दे की ओर आता हूँ। बार बार माइनॉरिटी की टर्म हम रट लगाए हुए हैं और ये होता है ना कि जो वर्ड, जो चीजें हम बार बार रटते हैं, कहीं ना कहीं हम वो बाद में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। यानी एक स्कूल में होता है ना, अगर एक बच्चा कोई डफर होगा, कोई ऐसा डर बच्चा होगा, तो उसके माँ बाप स्कूल में आके ही कहते हैं पहले जरा बच्चे को संभाल लेना, कमजोर है। बाद में टीचर भी यही बोलता है कि हाँ सही बात है, ये तो कमजोर है। फिर वो कोने में पीछे जाके बैठने लगता है, उसके दोस्त भी वही कहते हैं और एक दिन वो ये मान लेता है हाँ मैं कमजोरी हूँ और वो कमजोरी बन के अपनी जिंदगी गुजारता है और बाद में जब वो कारगुजारी बताता है कि मैंने ये क्यों नहीं किया, तो वो कहता है कि हाँ मैं कमजोर था। बात ऐसी है कि आज तक ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं बना है कि यहाँ पे कोई बच्चा कमजोर है या यहाँ पे बताया जाए, क्योंकि अगर वो किसी चीज में कमजोर है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वहां पे वो माहिर है। सर आइंस्टाइन हिमसेल्फ कहते हैं कि एजुकेशन इज नॉट ऑल अबाउट ट्रेनिंग करिकुलम, टीचिंग करिकुलम, इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग ऑफ माइंड्स टू थिंक। यानी हम किसी मछली की एबिलिटी अगर वो पेड़ पे कितने तेजी से चढ़ती है, अगर उस पे से अगर देखें तो वो जिंदगी भर हमारी बेवकूफी रहेगी। वैसे ही कुछ हाल हमारे माइनॉरिटीज के बारे में है। 135 प्लस करोड़ की हमारी जो आबादी है उसमें 16% अगर माइनॉरिटीज का हिस्सा देखा जाए तो वो लगभग 22 करोड़ से ज्यादा है, जो कि दुनिया में किसी भी देश में मुस्लिम आबादी से ज्यादा है। So in that sense we are majority. We are just minority because somebody else is majority in India. इंडिया में हम सिर्फ इसीलिए माइनॉरिटी है क्योंकि कोई और मेजॉरिटी है। तो हमें अपने आप से ये नहीं मानना है कि हम माइनॉरिटी, बिकॉज वंस वी स्टार्ट बिलीविंग वी आर माइनॉरिटी तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही परसों में पढ़ रहा था कि हु इज माइनॉरिटी,
माइनॉरिटी क्या है, तो जिनको हर कोई हल्के में लेता है ना वो माइनॉरिटी, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जिनको कोई गिनता नहीं है ना वो माइनॉरिटी है, जिनको किधर भी काउंट नहीं किया जाता किसी भी प्रोपोर्शन में वो माइनॉरिटी है। मुझे लगता है कम से कम यहाँ पे ये पूरा भरा हुआ हॉल समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर एक पर्सन, एक एनजीओ, एक पर्सन एक फोरम रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, कम से कम उतने लोगों से वो जुड़ा हुआ है। तो आज हम देख सकते हैं कि इस एक हॉल में कितने लोगों की तादाद जमा हम माइनॉरिटी का है। 30-30 करोड़ रुपए के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एक एक जिले में एक एक शख्स रेज करना चाह रहे हैं। करोड़ों रुपए की यहाँ पे कारगुजारी बताई जा रही है, नए नए कॉन्सेप्ट्स, रिसर्च के मॉड्यूल्स बताए जा रहे हैं। हम माइनॉरिटी का है तो अपने आप में हमें ये सोचना है सब में पहले हम लोग माइनॉरिटी नहीं है, हम लोग सिर्फ कागज पे माइनॉरिटी है क्योंकि कोई और मेजॉरिटी। चलो मुद्दे पे आते हैं। अब नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स में अक्सर एनजीओज का काम करना हो रहा है, हेल्थ केयर में है, एजुकेशन में है, सपोर्ट सिस्टम के अंदर है, गरीबों को सपोर्ट्स के अंदर है, किसी को खाना देना है, किसी को अनाज देना है, कपड़ा देना है, नंबर ऑफ चीजों से खिदमतें हो रही है। और इन सारी खिदमतों में एक बात आम है कि इन खिदमतों की जरूरत हर दिन बढ़ते ही जाती है, क्योंकि जैसे कोई एनजीओ काम करने की शुरुआत करती है तो वहां पे समझ में आता है कि हाँ हमने तो कुछ भी नहीं किया, और भी कितने लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है, और ये रोटेशन चलता ही जा रहा है। मगर अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन के लाइन की खिदमत की अगर हम बात करें तो सारी ताकतें फिर वो गवर्नमेंट की होगी, वो समाज की होगी, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की होगी, हमारे इदारों की होगी, हमारे अंदर आए हुए डेलीगेट्स की होगी, यहाँ पे काम करने आए हुए कौम के दर्द को समझकर यहाँ पे आज अपना दिन देकर आए हुए सभी लोगों की होगी। यही है कि हमें अपलिफ्ट होना है, और उस अपलिफ्ट का सब में मेजर जरिया अगर कुछ है तो वो एजुकेशन, सब में बेहतरीन स्कोप अगर कहाँ पे है तो वो एजुकेशन। अब नंबर ऑफ सर्वे आए, सुबह को सर ने स्ट्रक्चर कमिटी की बात की, उन्होंने कहा की ह्या भारतातल्या मेजॉरिटी मुसलमानांची अवस्था दलितांपेक्षा सुद्धा मागासलेली है। माफ कीजिएगा, ये सच है, बट वो हमारे बारे में सच नहीं, क्योंकि अगर हमारी ऐसी अवस्था होती तो शायद संडे के दिन हम लोग यहाँ पे आ ही नहीं पाते। हम लोग और कुछ चीजें देखते, रोजमर्रा की चीजें देखते। कहीं ना कहीं हमको चुना गया है उन सब अपलिफ्टमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, उसको नेविगेट करने के लिए। अब कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग आए हैं, बातें होगी, डिस्कशंस होंगे, वन आफ्टर अदर स्पीकर्स आएंगे, मोटिवेशंस मिलेगा, कहीं ना कहीं रोड मैप की भी बात होनी पड़ेगी, करनी जरूरी है। व्हाट इज रोड मैप? ठीक है, एजुकेशन की बात हो रही है, टेक्नोबिज मिशन ये सबऑर्डिनेट बॉडी है अपने एमएमएलएफ की, इसके अंदर से ये चाहा जा रहा है कि आज हमारी कम्युनिटी के अंदर जो भी एजुकेशन के अंदर की खस्ता आदत है उसको जड़ से उखाड़ा जाए। अब अक्सर जब बातें होती है कि एजुकेशन के चैलेंजेस हमें अपलिफ्ट करने हैं तो बात ये आती है हमारा तो हो गया, हमको बच्चों का देखना, हम स्कूल के अंदर जाने का रेशो बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी का देखना है। अगर इस एटीट्यूड से, इस अप्रोच से अगर हम सोचेंगे तो शायद वो जो बदलाव है वो देखने के लिए हम में से 90% लोग इस दुनिया में नहीं होंगे। ग्राउंड रियलिटी, नंबर ऑफ रिपोर्ट्स, नंबर ऑफ रिसर्चेस ये कहते हैं कि हमारे इंडिया में मुसलमानों में 10वीं पास करने वाले लोगों का प्रोपोर्शन 6% है। इसका मतलब ये है कि ये सच है कि आज भी हमारे समाज में लगभग 94, चलो हमारा महाराष्ट्र बहुत प्रगत स्टेट है, हम समझ सकते हैं, उसमें से जिस रीजन में ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो तो प्रोग्रेसिव एरिया है। हम समझ सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन शायद 36-40% पे होगा इस रीजन की अगर हम बात करें तो फिर भी हमें ये बात माननी होगी कि कम से कम 60 लोग 100 में से ऐसे हैं जो 10वीं भी पास नहीं कर पा रहे। हालांकि उस जमाने में, जिस जमाने में फेल होना एक अचीवमेंट की बात मानी जा रही है, अभी 10वीं की एग्जाम नहीं हो गई, बच्चे तो ऐसे ही पास हो गए। अब खोज उनकी हो रही है कि जो फेल कैसे हो गए, एप्रिशिएट उनको किया जा रहा है कि इतनी सारी मशक्कतें हटाने के बावजूद आप फेल हो गए तो असली टैलेंट आप में। ऐसे जमाने में 60 लोग 100 में से 10वीं भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। आज
के जमाने में हम लोग केजी टू पीजी की बात कर रहे हैं, वहां में सेकेंडरी एजुकेशन क्वालिफाई ना करने वाले जो एक स्ट्रेंथ है उसकी तादाद इतनी बड़ी है कि आने वाला जो स्ट्रेंथ है हायर एजुकेशन का, प्रोफेशनल एजुकेशन का, डिग्री एजुकेशन का, पोस्ट ग्रेजुएट का, डॉक्टरल प्रोग्राम का, रिसर्चेस का, ये तो उसमें से फंडिंग होते जाने वाला है ना। अगर 10वीं ही क्वालिफाई नहीं होगी तो कौन सी हम 12वीं की बात करेंगे, डिग्री, पीजी, डॉक्टरेट की बात करेंगे। तो आज के तारीख में सब में बड़ा चैलेंज अगर हमारे सामने है, जिसको हम इंस्टेंट चैलेंज कह सकते हैं, वो है हमारे कौम से, हमारे समाज से, हमारे तबके से, हमारे मोहल्ले से, हमारे गली से 10th अच्छे नॉलेज के साथ क्वालिफाई होने वाले लोगों का तबका बढ़े। अगर हम ये चाह रहे हैं कि भाई 10 लोग, मतलब 6 लोग अगर 10वीं से क्वालिफाई होकर अगर हमारे महाराष्ट्र से 4 लोग यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, तो वही अगर 6 की जगह पे 60 होंगे तो वो 4 को 40 करने में कोई बड़ी बात नहीं है। यानी पहला जो हमारा ऑब्स्टेकल है वो ग्रेड 10 क्वालिफाई करना है, और अभी लगभग एक 10 से 12 दिन में 17 नंबर जो फॉर्म फैसिलिटी होती है, जिसको हम प्राइवेट कैंडिडेट कहते हैं, वो प्राइवेट कैंडिडेट को रजिस्टर करने की जो तारीख है वो खत्म होने वाली। अब बुनियादी काम क्या होना चाहिए, बुनियादी काम हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर मिलके, कि ठीक है ना, सबको कौम की फिक्र है, काम तो सबको करना है, बट शुरुआत कहां से करें, शुरुआत कहां से करें। तो सिंपल सीधी बात है कि आज के तारीख में व्हाट्सएप और हमारे मोबाइल डायरेक्टरी में अगर हम देखेंगे लगभग 800 से 1000 कॉन्टैक्ट हर किसी के साथ में, लगभग 800 से 1000 कॉन्टैक्ट। व्हाट्सएप का स्टेटस परसों हमारे एक सर हमारे कारगुजारी बता रहे थे, काफी रिनोड फिजिक्स फैकल्टी है, उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई स्टेटस डाल दूं ना तो जस्ट नाउ वाले 150 लोग हो जाते हैं, और इन द एंड ऑफ द डे 1200 का काउंट चला जाता है। तो लोग उन्हें अप्रोच करते हैं कि हमारी ऐड आपके स्टेटस पे रखिए, फ्री का जरिया। अगर हम उस डायरेक्टरी को खोजें और अगर देखें कि हमारे माशरे में, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, मेरे दोस्तों में, मेरे पीयर ग्रुप में, मेरे रिश्तेदारों में, तो कम से कम कितने लोग हमें ऐसे मिलेंगे कि जो 10वीं भी क्वालिफाई नहीं है। क्या सोचते हैं आप, कितने मिल सकते हैं? 800 की डायरेक्टरी में, चलो 500 की डायरेक्टरी में कितने मिलेंगे, लेट्स कंसीडर 1%, कितने मिलेंगे, कितने मिल सकते हैं? 10? नहीं, हम सबका जो पीयर ग्रुप है जाहिर सी बात है काफी अपलिफ्टेड है, अपग्रेडेड है ना। आवर नेटवर्क डिसाइड्स आवर नेटवर्क। तो जहां तक हम सब यहाँ पे, तो मेरे पास तो ऐसा भाई का नंबर है वो तो मुझे नहीं मिलेंगे, मेरे पास सबका नंबर है वो तो नहीं मिलेंगे, मेरा प्रोपोर्शन कम होगा, शायद 5-10% का होगा। अगर मैं सिर्फ 10 लोग भी अगर देखता हूँ और उस 10 लोगों को भी अगर मैं मोटिवेट करता हूँ कि नहीं, आगे 10 दिन में 17 नंबर फॉर्मेलिटी की प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है, आपको बस प्रीवियस पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग फेलिंग जो भी रहेगा वो, और आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट सबमिट करना है। महाराष्ट्र माइनॉरिटी फोरम ने जो पिछले हफ्ते एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसको हमने रोशनी नाम दिया, बुनियादी काम, ग्राउंड रियलिटी का काम, ग्राउंड लेवल का काम। ठीक है, हमें चेंज करना है, परसेंटेज चेंज करना है, बट क्या हमको उन लोगों के बारे में नहीं सोचना है क्या कि जो आज 40-50 की उम्र पे है, जो औरतें आज घर गृहस्थी संभाल रही है, जिनके पास एजुकेशन की तालीम की तड़प ना होने की वजह से कहीं ना कहीं उनके बच्चे उतने अपग्रेड नहीं हो पा रहे जितने वो कर सकते थे। साने गुरुजी ने बात कही ना कि मोजीच्या हाते पाळण्याची दोरी ती जगाचे उदार। मतलब ये है कि हमारे घर की माँ बहनें जो किसी ना किसी हालात की वजह से एजुकेशन नहीं कर पाए, हमारे ऐसे बुजुर्ग लोग कि जो किसी ना किसी हालात की वजह से एजुकेशन में नहीं आ पाए, ऐसे हमारे समाज में काम करने वाले अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के सभी बच्चे 99.9% अगर हम कहें तो भी चल जाएगा, फिर वो गैरेज मैकेनिक हो या फल फ्रूट बेचने वाले हो या और कोई अनऑर्गेनाइज्ड काम करने वाले हो, ये 10th क्वालिफाइड नहीं है। अगर हम इनको हमारे स्टडी के फ्लो में ला पाए, एजुकेशन के फ्लो में ला पाए, तो एक 10th पास होना, एक 10th क्वालिफाई होना, उसके लिए अपॉर्चुनिटी के लिए 1000 दरवाजे खुल सकता। वो इसी तरह से घर बैठे अपने रोजमर्रा के कामों को देखते हुए साइड बाय साइड में अगर एजुकेशन के फ्लो में आए, तो ये जो परसेंटेज बताया जा रहा है ना, डेफिनेटली वो एक एप्रिशिएबल लेवल पे कम हो सकता है। यहीं पे अगर हम सोचे बुनियादी बात, 200 लोग मल्टीप्लाइड बाय 10 लोग,
अगर हम सोचे तो इसी हॉल में अगर आज हम असाइन करें तो हम लोग हमारे इस समाज के तबके से इस हॉल से बाहर निकलने के बाद विद इन 3 डेज 2000 लोगों को 10 पास करा सकते हैं, बस 5 मिनट के उनसे बुनियादी बात करके, उनको हौसला अफजाई करके। महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम ने जो कॉन्सेप्ट आया उसके अंदर वही बात बताया कि हमारे तबके में बड़ा तबका ऐसा है कि जो उर्दू मीडियम से पढ़ा था, जो ड्रॉप्ड आउट है, उनको सिर्फ 7,000 रुपया, सिर्फ 7,000 रुपये के अंदर पूरी 4 महीने की मुकम्मल कोचिंग थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। और अगर अल्लाह ना करे पूरा कोर्स करने के बाद भी अगर वो क्वालिफाई नहीं होता है तो उसकी 50% फी रिफंड। इस कॉन्सेप्ट को लेकर प्रोग्राम लॉन्च किया। सेम अगर मराठी मीडियम होगा तो उसका 1000 रुपया ज्यादा है, इंग्लिश मीडियम का लगभग 9-9,500 है। सिंपल सीधी बात है कि इस हॉल में बैठे बैठे हम लोग अगर असाइन करें तो 2000 प्लस लोगों को हम लोग 10th क्वालिफाई करा सकते हैं। सोचो अगर उसकी गाड़ी पटरी पे आ गई तो बाद में उसको बोलने की जरूरत नहीं है तो 12वीं का फॉर्म भर। उसको जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना इससे कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता था। मैंने अभी कॉन्फ्रेंस के पहले कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी हम कैसे शुरू करें, अभी तो हम इतने दिन स्टडी के फ्लो में नहीं है। तो हम लोगों को एक बात बाहर निकालनी है कि स्टडी मतलब किताब ऐसा नहीं है। जो दुनियादारी की सीख इन्होंने ली है अपने अनुभव से, अपने उम्र से, अपने रोजमर्रा के मसलों से, वो भी तो पढ़ाई है, वो भी तो तालीम है। उसका सेंस इस्तेमाल करके भी तो हम उस डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगर हम उस डिग्री पे आ जाते हैं, जो स्कीमें इन्होंने यहाँ पे बताई, इन्होंने पूरा मेन्यू कार्ड बता दिया। उसके अंदर जितनी भी वेलफेयर से लेकर स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, प्रोफेशनल वेलफेयर से लेकर होंगी, बेरोजगार के लेकर उनसे होगी, ZP के स्कीम्स होंगे, पंचायत समिति के स्कीम्स होंगे, NHDC के स्कीम्स होंगे, स्किल डेवलपमेंट के स्कीम्स होंगे, सब्सिडी के स्कीम्स होंगे। मुझे लगता है कि वो इसके बेनिफिशियरी हो सकते। पिछले कई दिनों में ऐसा पता चला कि वो जो लाइसेंस होता है ना, वो जो टूरिस्ट गाड़ियां चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट का हेवी लाइसेंस, अभी वो भी 10वीं फेल के लोगों को नहीं मिलता, उसके लिए भी 10वीं पास होना है। कम से कम उसको वो तो मिलेगा। तो क्या लग रहा है आपको, ये बुनियादी काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। किनसे राब्ता करेंगे हम लोग? यहाँ पे हर रो के अंदर एक MDC के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जनाब हसन भाई, उनकी टीम, ऑर्गेनाइजर जनाब जमशेद भाई। मैं चाहता हूँ कि ये बुनियादी काम के ऊपर हम ध्यान, क्या है ना, बातें होती रहेगी, कुछ देर में ब्रेक होगा, इवनिंग होगी, हम लोग एक दूसरे को मिलकर निकल जाएंगे। और हम जिनके लिए काम कर रहे हैं वो तो बाहर है, दे आर नॉट लिस्निंग दिस। हम जिनके लिए काम कर रहे हैं वो तो बाहर है। यहाँ पे बैठे हुआ मेरे हिसाब से सभी तबके ने अपनी अपनी एजुकेशन में माशाल्लाह माहिरियत हासिल की है। इतने बड़े बड़े सलाहियत रखने वाले लोग यहाँ पे कि बस शायद हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो मुझे लग रहा है कि ये बुनियादी काम हो सकता है। NGO कर सकती है, MDC कर सकता है, एक इंसान कर सकता है। शुरुआत हमारे घर से हम करें। इससे फायदा ऐसा होगा कि एक बड़े मॉब में कहीं ना कहीं इसका चेंज आने वाला। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10th के बाद हमारा जो तबका है, जो 16-17 का है, मैंने पूना के कॉन्फ्रेंस में एक बात बताई थी कि मेरा भाई BMC में इंजीनियर है, D वार्ड में। जिस पुलिस ऑफिसर के जरिए से हमारी बात हुई कल रात में, मुझे फिर से उससे बात करने का मौका मिला, तो उसने एक दुख बताया, और वो दुख ये था कि हमारे समाज में आज हाल कितना बुरा है। ये बयां करते हुए उसने कहा कि मैं आज पुलिस में हूं, मैं आज सर्विस में हूं, लेकिन जब मैं सर्विस कर रहा हूं तो मुझे ऐसा पता चलता है कि हर दूसरा क्रिमिनल, हर दूसरा कोई ना कोई क्राइम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने वाला इंसान मुसलमान होता है। तो मुझे एक मुस्लिम ऑफिसर बोल के शर्म महसूस होती है कि इतनी इनकी तादाद कैसी है। यानी अगर हम पॉपुलेशन में 16% है तो क्रिमिनल्स के एक्टिविटीज के अंदर भी हम 16 से ही कम चाहिए ना, लेकिन उसका प्रोपोर्शन हमारा मोर देन डबल। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि अगर कोई खेती है और उस खेती के ऊपर बहुत अच्छी जमीन है, उसकी फसल उगने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बट उसके अंदर कोई बीज नहीं लगाया है,
उसको छोड़ दिया ऐसे ही, तो घास लगाने के लिए वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप आने वाले। कांटों के पेड़ वहां पे अपने आप आने वाले। वैसे ही हमारे बच्चों की जिंदगी है कि आज हमारे सामने जो तबका है 14, 15, 16, 17 साल के बच्चों का, क्या उनके पास हमने वो प्रोग्राम दिया है जो प्रोग्राम कंस्ट्रक्टिव है? क्या वो प्रोग्राम हमने उनको दिया है जो उनके लाइफ के एजुकेशनल सेगमेंट को अपलिफ्ट करने वाला है? आज हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा तबका एजुकेशन लाइन में सिर्फ एजुकेशन लेकर फायदा नहीं है, उसको स्किल चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको इंग्लिश कम्युनिकेशन की समझ चाहिए, उसके पास लीडरशिप स्किल्स चाहिए, उसके पास एक साउंड पर्सनैलिटी चाहिए। और आज के तारीख में हमारे एजुकेशन से मुराद ये है कि उसके अंदर कम से कम 2 वक्त की रोजी की इंतजाम करने की ताकत हो। फिर बात आती है स्किल्ड एजुकेशन की, प्रोफेशनल एजुकेशन की। फिर हम कहते हैं कि हम कोई तो शोबे में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, रिसर्चर बने, सिविल सर्विस में जाए, आईएएस आईपीएस बने, एमपीएससी यूपीएससी करें। और ये सेगमेंट की जब बात आती है तो फिर से घूम के बात आती है कि इसकी शुरुआत हम लोग 9, 10, 11, 12 से जब करने की सोचते हैं, तो आज हमारे सामने बात आती है कि आज का जमाना है कि हम लोग अलग अलग कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हमारे बच्चों को बढ़ावा दें। अब बच्चों को अगर बढ़ावा देना है तो हम लोग घर पे बैठ के क्या बढ़ावा देंगे? हम तो स्कूल से उम्मीद करेंगे। और ऑनलाइन के जमाने में स्कूल का हाल क्या है बशर्ते हम सब जान चुके हैं। कुछ लोग अभी प्राइवेटली ऐसा कहते हैं कि इससे बेहतर तो हम घर पे कर लेते हैं। अब ऐसे हालातों में माँ बाप आस लगाए हुए स्कूल से, स्कूल जो हम जैसी तरह वो कहते हैं कि माँ बाप अलर्ट नहीं है, बच्चा बेचारा बीच में कंफ्यूज्ड है, तो इसको रास्ता कैसे निकलेगा? इसके लिए हमारा टेक्नोबिज जो मिशन है वो ये सोच रहा है कि हमारे कौम से, हमारे समाज से पढ़े लिखे लोगों का तबका, हाईली क्वालिफाइड पीपल सामने आए, उनको ट्रेनिंग मिले, उनको स्किल्स मिले और उनके अगुवाई में एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक इंस्टीट्यूशन चले जिसके जरिए से हमारे बच्चे 8वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव के जरिए से अपने करियर को हासिल करें। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा एक विचार है, एक सोच है कि हम इसीलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। अब उनको हमें काउंटर सवाल करना है कि भाई पैसा लगता कितना था, इसका आपने कभी कैलकुलेशन किया था, बजट क्या था? मैं अगर मेरी बात करूं तो लगभग मेरे पास अभी 3 बैचलर्स 2 मास्टर्स डिग्री हो गई। अभी रिसर्च की अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत है। मेरे 18-20 साल के एजुकेशन लाइफ में मुझे नहीं लगता कि मैंने 20,000 30,000 से ज्यादा खर्चा किया हो। हर बार स्कॉलरशिप मिली, हर बार गवर्नमेंट सीट मिली, हर बार मेरिट में आने का मौका मिला, हर बार एग्जाम क्रैक होते गए, रास्ते खुलते गए और हम चलते गए। सवाल ये है कि माली हालत का ना होना ये सिर्फ और सिर्फ रीजन नहीं है हमारे बच्चों को आगे ना बढ़े, तो माहौल का ना होना ये हमारे लिए जरूरी आज के तारीख। और ऐसे हालातों में हम जब देख रहे हैं कि एमडीसी जैसी इंस्टीट्यूशन जब उठकर आती है तो ये एक्चुअली सोशल रिवॉल्यूशन का मूवमेंट है और ये एक्चुअली उस मूवमेंट का ठिकाना है कि जहां से इन सारी चीजों को वर्कआउट होना है। आज हम लोग जब बात करते हैं कि बच्चा 10th के बाद आगे जाएगा, 10th के बाद आगे जाने के बाद वो साइंस करेगा, कॉमर्स करेगा, आर्ट्स करेगा, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, इसकी बुनियादी शुरुआत अगर किधर है तो आज एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सेंटर में। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारे बच्चे आगे बढ़कर जाए तो वहां पे सिर्फ फॉर्मेलिटी होनी जरूरी नहीं है, बल्कि वहां पे इतना जबरदस्त काम होना जरूरी है कि जिन कोर्सेज को लाखों करोड़ों की लागत लगती है वो कोर्सेज आप फ्री के अंदर भी कर सकते हैं। ये हमारे समाज तक पहुंचना जरूरी है और इसके लिए बेसिकली ये काम हमें करना है। इसके लिए टेक्नोलॉजीज की एक्चुअली फाउंडेशन की। तो मैं अपील करूंगा इस क्राउड से, इस मजमे से कि आप में से अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो इस फील्ड में काम करना चाहता है, एजुकेशन में स्पेशली 10वीं 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तक के बुनियाद पर काम करने की अगर फिक्र रखते हैं, हुनर रखते हैं, तो हम अपील करेंगे कि आप जरूर हमसे जुड़ें, क्योंकि ये काम इंस्टीट्यूशनल है, ये कोई एक इंसान का काम नहीं है, ये किसी एक इंसान के लिए भी काम नहीं। और आखिर की बात, ये टाइम का रेस्ट्रिक्शंस काफी होता है यहाँ पे, तो मैं घड़ी लगा के इधर बैठा हूँ। एनीवे, आखिर की बात यह है कि करियर काउंसलिंग आज के हमारे जमाने में हमारे बच्चे या हमारे जो एक कौम है वो किस तरह से आगे बढ़ती है, किस तरह से आगे बढ़ती है। अगर आप देखेंगे
तो बच्चा बस स्कूल में चला गया, 3 साल का हो गया तो वो स्कूल में चला गया। अच्छा, कौन से स्कूल में चला गया? जहाँ पे बाजू वाले का बच्चा जाता है वहां पे वो चला गया, स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला गया। ठीक है भाई, उसके बाद उसने क्या किया, फिर ट्रेंड क्या चल रहा है गली में, दूसरी कौन सी स्कूल है वहां पे चला गया। फिर 10th तक क्या होगा, 10th तक बच्चा बड़ा हो गया, रोलिंग से अपना वो नेचुरल ग्रोथ से बड़ा हो रहा है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अरे वो स्कूल लोगों ने बच्चों का नुकसान करा दिया, वो लाई ना एक स्कीम 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं कराने। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं एक बात यहाँ पे महसूस होती है, तो स्कूल ने नुकसान नहीं किया है, स्कूल क्यों नुकसान करेगी, सरकार क्यों नुकसान करेगी? 8वीं तक फेल नहीं करना है, मतलब उसको इतना सिखाना है कि वो फेल ना हो, इसका मतलब ये। फिर 9th 10th में बच्चा आ गया, अभी तो आगे क्या करने वाला है? तो जब बात होती है तो बच्चा साफ साफ कहता है कि मामू, चाचा, दादा, नाना, फलाना फलाना वो बताएंगे, मैं सुनूंगा, मैं बात करेंगे, और कुछ नहीं हुआ तो एक सवाल होता है कि 10वीच्या मार्कावर बघू। ठीक है, 10वीं के मार्क आ गए, फिर कॉमन ट्रेंड है, आपको तो पता है वो। उसके बाद 12th होती है, 12th के बाद क्या करना है, वो हम 12th के मार्क पे डिसाइड करेंगे। अब बाद में होता है कि 12वीं के बाद बच्चे को डॉक्टर बनना है। हमारे पास कुछ लोग आते हैं कि सर बच्चे को डॉक्टर बनना है, मैं 10 लाख तक दे सकता हूँ, इसके अंदर कुछ हो सकता है कि देखो कोई अगर पहचान से होगा तो डोनेशन से हम करा लें। लेकिन उसी शख्स को अगर किसी ने ये बताया होता कि 10th के बाद आप नीट जैसे एग्जाम की तैयारी पहले दिन से करते हैं और आपको अगर उसके मेरिट में अगर आने का मौका मिलता तो एक 1.5 करोड़ लगने वाले एमबीबीएस के कोर्सेज को आप लगभग 5 साल के कोर्स की फीस 20,000 में करते। क्योंकि सवाल यह है कि आज के तारीख में सिर्फ एजुकेशन की कमी नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन की कमी, स्किल्ड एजुकेशन की कमी, और उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाए, उसके लिए कोचिंग एकेडमीज बनाई जाए, उसी के लिए एक रोल मॉडल प्रोजेक्ट बनाया जाए, उसकी कोशिश कहीं ना कहीं टेक्नोबिस के जरिए से हो रही। तो हमें भी आज ये बात आम करनी है कि करियर काउंसलिंग नाम का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये तो ऐसे हो गया ना कि भाई डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, वकील का बच्चा वकील बन रहा है, टीचर का बच्चा टीचर नहीं बनता है, वो कम से कम आईएएस बनता है, वो इंजीनियर कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट बनता है, कहीं ना कहीं साइंटिस्ट बनता है, क्योंकि वो टीचर अपने बच्चों को बस अंधाधुंधी में काम नहीं लगाता। हम लोग आज सोचते हैं कि भाई बीमारी हो गई डॉक्टर के पास जाना है, किसी लीगल एड्स की जरूरत है हमको वकील देखना है, लेकिन जब करियर की एजुकेशन की बात होती है तो हम कहीं पर भी काउंसलिंग जरूरी नहीं समझते। इसलिए होता है ऐसे कि हमारे बच्चे नेचुरल पढ़ते जाते हैं, ना उसमें स्ट्रैटेजी है, ना उसमें मोटिवेशन है, ना उसमें कोई भी पॉजिटिव ड्राइव है, बस वो तो चलते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, और फिर ऐसे होता है कि एक ना एक दिन उसकी पढ़ाई जहां भी लेवल तक है वहां पे पूरी हो जाती है, मार्केट में आता है, और फिर असली स्ट्रगल उसका स्टार्ट होता है। फिर जब वो इंटरव्यू को जाता है उसे पता चलता है मुझे तो बात ही करने को नहीं आ रही है, मुझे फलाना चीज बताई गई, मुझे वो पूछा ही नहीं जो मुझे आता था, मुझे वो पूछा जो मुझे नहीं आता था। फिर अभी आजकल इंटरव्यू लेने वाले भी बहुत होशियार हो गए, वो बोलते हैं कि ठीक है तू पहले बता तेरे को क्या आ रहा है, देखो वही पूछता हूं। अनफॉर्चुनेटली उसको वो भी नहीं आता। इस टेक्नोबिस के जरिए से ये चाहा जा रहा है कि हमारी कौम के अंदर सिर्फ नामी फॉर्मेलिटी वाली पढ़ाई ना पड़े, क्योंकि उससे भी कुछ खास हासिल नहीं होगा, उससे भी कुछ खास चेंजेस नहीं होने वाले। बुनियादी अगर चेंज होना है तो हमें हमारे टोटल समाज के जितने भी पॉपुलेशन है, वो जवान हो, वो बूढ़ा हो, वो औरतें हो, मर्द हो, इनको डेफिनेटली अपने घरों में इस मूवमेंट को आम करने की जरूरत है। मराठी में कहा जाता है कि आडात नसेल तर मोहऱ्यात कुठने ना, घर में कोई भी नहीं पढ़ा लिखा तो बच्चा किस मोटिवेशन से पढ़ेगा। तो वहां से लेकर आगे बढ़ते हुए 11th 12th के सेगमेंट को सेंसिटाइज करते हुए प्रोफेशनल कोर्सेज की ओर उन्हें बढ़ावा देना, उन्हें आला तालीम की उनके लिए इंतजाम कराना, और ये कराते वक्त चेक एंड बैलेंस प्रोग्राम वर्क करना, एजुकेशन काउंसलिंग को आम करना, इसके सेगमेंट में ट्रेनिंग देने वाली इंस्टीट्यूट को एटलीस्ट पर डिस्ट्रिक्ट 1 इंस्टीट्यूट बनाना, और हमारे आने वाले समाज को इस जरिए से अपलिफ्ट कराना, ये टेक्नोबिस का एक ओवरऑल मिशन है। खैर मेरा बात का समय खत्म हो गया है। कल्याण की ये ऐतिहासिक नगरी है, बचपन से मैं इसको पढ़ाई में सुनता आया हूँ। आज महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम रीजनल कॉन्फ्रेंस के बहाने से हमको यहाँ पे आने का मौका मिला। बस जाते जाते इतनी अपील करूंगा कि कॉन्फ्रेंस में आना, कॉन्फ्रेंस को जोड़ना इतना ही काफी नहीं।
मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि जिस एरिया में आज हमारी कॉन्फ्रेंस है उस एरिया में अक्सर संडे को काम करने का माहौल नहीं है। संडे मतलब आज रेस्ट डे है, क्योंकि ये जो रीजन है ये काफी बिजी रहने वाला, काफी स्ट्रगल करने वाला रीजन है। और मैं आज देख रहा हूँ कि देखते देखते, जब मैं आया तो 4 लोग थे, अब देख रहा हूँ कि चेयर्स कंप्लीट हो गए, पूरा हॉल फुल्ली ऑक्यूपाइड हो गया। आज हम समझ सकते हैं कि उम्मत की, कौम की फिक्र को लेकर, दर्द को लेकर आप यहाँ पे जमा हुए हैं। तो संडे के दिन आपका आना मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं अपनी बात को कंप्लीट करने से पहले आप सबका, ऑर्गेनाइजर्स का, हसन भाई के, उनके टीम का, जमशेद भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं। जज़ाकल्लाह। उसमें से जिस रीजन में ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो तो प्रोग्रेसिव एरिया है। हम समझ सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन शायद 36-40% पे होगा इस रीजन की अगर हम बात करें तो फिर भी हमें ये बात माननी होगी कि कम से कम 60 लोग 100 में से ऐसे हैं जो 10वीं भी पास नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उस जमाने में, जिस जमाने में फेल होना एक अचीवमेंट की बात मानी जा रही है, अभी 10वीं की एग्जाम नहीं हो गई, बच्चे तो ऐसे ही पास हो गए। अब खोज उनकी हो रही है कि जो फेल कैसे हो गए। एप्रिशिएट उनको किया जा रहा है कि इतनी सारी मशक्कतें हटाने के बावजूद आप फेल हो गए, तो असली टैलेंट आप में। ऐसे जमाने में 60 लोग 100 में से 10वीं भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। आज के जमाने में हम लोग KG to PG की बात कर रहे हैं, वहां में सेकेंडरी एजुकेशन क्वालिफाई ना करने वाले जो एक स्ट्रेंथ है उसकी तादाद इतनी बड़ी है कि आने वाला जो स्ट्रेंथ है हायर एजुकेशन का, प्रोफेशनल एजुकेशन का, डिग्री एजुकेशन का, पोस्ट ग्रेजुएट का, डॉक्टरल प्रोग्राम का, रिसर्चेस का, ये तो उसमें से फंडिंग होते जाने वाला है ना। अगर 10वीं ही क्वालिफाई नहीं होगी तो कौन सी हम 12वीं की बात करेंगे, डिग्री, PG, डॉक्टरेट की बात करेंगे। तो आज के तारीख में सब में बड़ा चैलेंज अगर हमारे सामने है, जिसको हम इंस्टेंट चैलेंज कह सकते हैं, वो है हमारे कौम से, हमारे समाज से, हमारे तबके से, हमारे मोहल्ले से, हमारे गली से 10th अच्छे नॉलेज के साथ क्वालिफाई होने वाले लोगों का तबका बढ़े। अगर हम ये चाह रहे हैं कि भाई 10 लोग, मतलब 6 लोग अगर 10वीं से क्वालिफाई होकर अगर हमारे महाराष्ट्र से 4 लोग UPSC क्रैक कर रहे हैं, तो वही अगर 6 की जगह पे 60 होंगे तो वो 4 को 40 करने में कोई बड़ी बात नहीं है। यानी पहला जो हमारा ऑब्स्टेकल है वो ग्रेड 10 क्वालिफाई करना है। और अभी लगभग एक 10 से 12 दिन में 17 नंबर जो फॉर्म फैसिलिटी होती है, जिसको प्राइवेट कैंडिडेट कहते हैं, वो प्राइवेट कैंडिडेट को रजिस्टर करने की जो तारीख है वो खत्म होने वाली। अब बुनियादी काम क्या होना चाहिए, बुनियादी काम हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर मिलके, कि ठीक है ना, सबको कौम की फिक्र है, काम तो सबको करना है, बट शुरुआत कहां से करें? शुरुआत कहां से करें? तो सिंपल सीधी बात है कि आज के तारीख में व्हाट्सएप और हमारे मोबाइल डायरेक्टरी में अगर हम देखेंगे लगभग 800 से 1000 कॉन्टैक्ट हर किसी के साथ में, लगभग 800 से 1000 कॉन्टैक्ट। व्हाट्सएप का स्टेटस परसों हमारे एक सर, हमारे कारगुजारी बता रहे थे, काफी रिनोड फिजिक्स फैकल्टी है, उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई स्टेटस डाल दूं ना तो जस्ट नाउ वाले 150 लोग हो जाते हैं और इन द एंड ऑफ द डे 1200 का काउंट चला जाता है। तो लोग उन्हें अप्रोच करते हैं कि हमारी ऐड आपके स्टेटस पे रखिए, फ्री का जरिया। अगर हम उस डायरेक्टरी को खोजें और अगर देखें कि हमारे माशरे में, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, मेरे दोस्तों में, मेरे पीयर ग्रुप में, मेरे रिश्तेदारों में, तो कम से कम कितने लोग हमें ऐसे मिलेंगे कि जो 10वीं भी क्वालिफाई नहीं है? क्या सोचते हैं आप, कितने मिल सकते हैं? 800 की डायरेक्टरी में, चलो 500 की डायरेक्टरी में कितने मिलेंगे? लेट्स कंसीडर 1%, कितने मिलेंगे? कितने मिल सकते हैं? 10? नहीं, हम सबका जो पीयर ग्रुप है जाहिर सी बात है काफी अपलिफ्टेड है, अपग्रेडेड है ना। आवर नेटवर्क डिसाइड्स आवर नेटवर्क। तो जहां तक हम सब यहाँ पे, तो मेरे पास तो ऐसा भाई का नंबर है वो तो मुझे नहीं मिलेंगे, मेरे पास सबका नंबर है वो तो नहीं मिलेंगे। मेरा प्रोपोर्शन कम होगा, शायद 5-10% का होगा। अगर मैं सिर्फ 10 लोग भी अगर देखता हूँ और उस 10 लोगों को भी अगर मैं मोटिवेट करता हूँ कि नहीं, आगे 10 दिन में 17 नंबर फॉर्मेलिटी की प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है, आपको बस प्रीवियस पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग फेलिंग जो भी रहेगा वो, और आपका
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सबमिट करना है, महाराष्ट्र माइनॉरिटी फोरम ने जो पिछले हफ्ते एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसको हमने रोशनी नाम दिया, बुनियादी काम, ग्राउंड रियलिटी का काम, ग्राउंड लेवल का काम। ठीक है, हमें चेंज करना है, परसेंटेज चेंज करना है, बट क्या हमको उन लोगों के बारे में नहीं सोचना है क्या कि जो आज 40-50 की उम्र पे है, जो औरतें आज घर गृहस्थी संभाल रही है, जिनके पास एजुकेशन की तालीम की तड़प ना होने की वजह से कहीं ना कहीं उनके बच्चे उतने अपग्रेड नहीं हो पा रहे जितने वो कर सकते थे। साने गुरुजी ने बात कही ना कि मोचीच्या हाते पाळण्याची दोरी ती जगाचे उदार। मतलब ये है कि हमारे घर की माँ बहनें जो किसी ना किसी हालात की वजह से एजुकेशन नहीं कर पाए, हमारे ऐसे बुजुर्ग लोग कि जो किसी ना किसी हालात की वजह से एजुकेशन में नहीं आ पाए, ऐसे हमारे समाज में काम करने वाले अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के सभी बच्चे 99.9% अगर हम कहें तो भी चल जाएगा, फिर वो गैरेज मैकेनिक हो या फल फ्रूट बेचने वाले हो या और कोई अनऑर्गेनाइज्ड काम करने वाले हो, ये 10th क्वालिफाइड नहीं है। अगर हम इनको हमारे स्टडी के फ्लो में ला पाए, एजुकेशन के फ्लो में ला पाए, तो एक 10th पास होना, एक 10th क्वालिफाई होना, उसके लिए अपॉर्चुनिटी के लिए 1000 दरवाजे खुल सकता है। वो इसी तरह से घर बैठे अपने रोजमर्रा के कामों को देखते हुए साइड बाय साइड भी अगर एजुकेशन के फ्लो में आए तो ये जो परसेंटेज बताया जा रहा है ना, डेफिनेटली वो एक एप्रिशिएबल लेवल पे कम हो सकता है। यहीं पे अगर हम सोचे बुनियादी बात, 200 लोग मल्टीप्लाइड बाय 10 लोग अगर हम सोचे तो इसी हॉल में अगर आज हम असाइन करें तो हम लोग हमारे इस समाज के तबके से इस हॉल से बाहर निकलने के बाद विद इन 3 डेज 2000 लोगों को 10th पास करा सकते हैं, बस 5 मिनट के उनसे बुनियादी बात करके, उनको हौसला अफजाई करके। महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम ने जो कॉन्सेप्ट आया उसके अंदर वही बात बताया कि हमारे तबके में बड़ा तबका ऐसा है कि जो उर्दू मीडियम से पढ़ा था, जो ड्रॉप आउट है, उनको सिर्फ 7,000 रुपया, सिर्फ 7,000 रुपये के अंदर पूरी 4 महीने की मुकम्मल कोचिंग थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। और अगर अल्लाह ना करे पूरा कोर्स करने के बाद भी अगर वो क्वालिफाई नहीं होता है तो उसकी 50% फी रिफंड। इस कॉन्सेप्ट को लेकर प्रोग्राम लॉन्च किया। सेम अगर मराठी मीडियम होगा तो उसका 1000 रुपया ज्यादा है, इंग्लिश मीडियम का लगभग 9-9,500 है। सिंपल सीधी बात है कि इस हॉल में बैठे बैठे हम लोग अगर असाइन करें तो 2000 प्लस लोगों को हम लोग 10th क्वालिफाई करा सकते हैं। सोचो अगर उसकी गाड़ी पटरी पे आ गई तो बाद में उसको बोलने की जरूरत नहीं है तो 12वीं का फॉर्म भर। उसको जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना इससे कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता था। मैंने अभी कॉन्फ्रेंस के पहले कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी हम कैसे शुरू करें, अभी तो हम इतने दिन स्टडी के फ्लो में नहीं है। तो हम लोगों को एक बात बाहर निकालनी है कि स्टडी मतलब किताब ऐसा नहीं है। जो दुनियादारी की सीख इन्होंने ली है अपने अनुभव से, अपने उम्र से, अपने रोजमर्रा के मसलों से, वो भी तो पढ़ाई है, वो भी तो तालीम है। उसका सेंस इस्तेमाल करके भी तो हम उस डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगर हम उस डिग्री पे आ जाते हैं जो स्कीमें इन्होंने यहाँ पे बताई, इन्होंने पूरा मेन्यू कार्ड बता दिया। उसके अंदर जितनी भी वेलफेयर से लेकर स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, प्रोफेशनल वेलफेयर से लेकर होंगी, बेरोजगार के लेकर उनसे होगी, ZP के स्कीम्स होंगे, पंचायत समिति के स्कीम्स होंगे, NHDC के स्कीम्स होंगे, स्किल डेवलपमेंट के स्कीम्स होंगे, सब्सिडी के स्कीम्स होंगे। मुझे लगता है कि वो इसके बेनिफिशियरी हो सकते। पिछले कई दिनों में ऐसा पता चला कि वो जो लाइसेंस होता है ना, वो जो टूरिस्ट गाड़ियां चलाते हैं ट्रांसपोर्ट का हेवी लाइसेंस, अभी वो भी 10वीं फेल के लोगों को नहीं मिलता, उसके लिए भी 10वीं पास होना है। कम से कम उसको वो तो मिलेगा। तो क्या लग रहा है आपको, ये बुनियादी काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। तो किनसे राब्ता करेंगे हम लोग? यहाँ पे हर रो के अंदर एक MDC के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जनाब हसन भाई, उनकी टीम, ऑर्गेनाइजर जनाब जमशेद भाई। मैं चाहता हूँ कि ये बुनियादी काम के ऊपर हम ध्यान, क्या है ना, बातें होती रहेगी, कुछ देर में ब्रेक होगा, इवनिंग होगी, हम लोग एक दूसरे को मिलकर निकल जाएंगे। और हम जिनके लिए काम कर रहे हैं वो तो बाहर है, दे आर नॉट लिसनिंग दिस। हम जिनके लिए काम कर रहे हैं वो तो बाहर है। यहाँ पे बैठे हुआ मेरे हिसाब से सभी तबके ने अपनी अपनी एजुकेशन में माशाल्लाह माहिरियत हासिल की है। इतने बड़े बड़े सलाहियत रखने वाले लोग यहाँ पे कि बस शायद हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात।
तो मुझे लग रहा है कि ये बुनियादी काम हो सकता है। एनजीओ कर सकती है, एमडीसी कर सकता है, एक इंसान कर सकता है। शुरुआत हमारे घर से हम करें। इससे फायदा ऐसा होगा कि एक बड़े मॉब में कहीं ना कहीं इसका चेंज आने वाला। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10th के बाद हमारा जो तबका है जो 16-17 का है, मैंने पूना के कॉन्फ्रेंस में एक बात बताई थी कि मेरा भाई बीएमसी में इंजीनियर है, डी वार्ड में। जिस पुलिस ऑफिसर के जरिए से हमारी बात हुई, कल रात में मुझे फिर से उससे बात करने का मौका मिला, तो उसने एक दुख बताया, और वो दुख ये था कि हमारे समाज में आज हाल कितना बुरा है। ये बयां करते हुए उसने कहा कि मैं आज पुलिस में हूं, मैं आज सर्विस में हूं, लेकिन जब मैं सर्विस कर रहा हूं तो मुझे ऐसा पता चलता है कि हर दूसरा क्रिमिनल, हर दूसरा कोई ना कोई क्राइम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने वाला इंसान मुसलमान होता है। तो मुझे एक मुस्लिम ऑफिसर बोल के शर्म महसूस होती है कि इतनी इनकी तादाद कैसी है। यानी अगर हम पॉपुलेशन में 16% है तो क्रिमिनल्स के एक्टिविटीज के अंदर भी हम 16 से ही कम चाहिए ना, लेकिन उसका प्रोपोर्शन हमारा मोर देन डबल। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि अगर कोई खेती है और उस खेती के ऊपर बहुत अच्छी जमीन है, फसल उगने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बट उसके अंदर कोई बीज नहीं लगाया है, उसको छोड़ दिया ऐसे ही, तो घास लगाने के लिए वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप आने वाले। कांटों के पेड़ वहां पे अपने आप आने वाले। वैसे ही हमारे बच्चों की जिंदगी है कि आज हमारे सामने जो तबका है 14, 15, 16, 17 साल के बच्चों का, क्या उनके पास हमने वो प्रोग्राम दिया है जो प्रोग्राम कंस्ट्रक्टिव है? क्या वो प्रोग्राम हमने उनको दिया है जो उनके लाइफ के एजुकेशनल सेगमेंट को अपलिफ्ट करने वाला है? आज हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा तबका एजुकेशन लाइन में सिर्फ एजुकेशन लेकर फायदा नहीं है, उसको स्किल चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको इंग्लिश कम्युनिकेशन की समझ चाहिए, उसके पास लीडरशिप स्किल्स चाहिए, उसके पास एक साउंड पर्सनैलिटी चाहिए। और आज के तारीख में हमारे एजुकेशन से मुराद ये है कि उसके अंदर कम से कम 2 वक्त की रोजी की इंतजाम करने की ताकत हो। फिर बात आती है स्किल्ड एजुकेशन की, प्रोफेशनल एजुकेशन की। फिर हम कहते हैं कि हम कोई तो शोबे में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, रिसर्चर बने, सिविल सर्विस में जाए, आईएएस आईपीएस बने, एमपीएससी यूपीएससी करें। और ये सेगमेंट की जब बात आती है तो फिर से घूम के बात आती है कि इसकी शुरुआत हम लोग 9, 10, 11, 12 से जब करने की सोचते हैं, तो आज हमारे सामने बात आती है कि आज का जमाना है कि हम लोग अलग अलग कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हमारे बच्चों को बढ़ावा। अब बच्चों को अगर बढ़ावा देना है तो हम लोग घर पे बैठ के क्या बढ़ावा देंगे? हम तो स्कूल से उम्मीद करेंगे, और ऑनलाइन के जमाने में स्कूल का हाल क्या है बशर्ते हम सब जान चुके हैं। कुछ लोग अभी प्राइवेटली ऐसा कहते हैं कि इनसे बेहतर तो हम घर पे कर लेते हैं। अब ऐसे हालातों में माँ बाप आस लगाए हुए स्कूल से, स्कूल जो हम जैसी तरह वो कहते हैं कि माँ बाप अलर्ट नहीं है, बच्चा बेचारा बीच में कंफ्यूज्ड है, तो इसको रास्ता कैसे निकलेगा? इसके लिए हमारा टेक्नोबिज जो मिशन है वो ये सोच रहा है कि हमारे कौम से, हमारे समाज से पढ़े लिखे लोगों का तबका, हाईली क्वालिफाइड पीपल सामने आए, उनको ट्रेनिंग मिले, उनको स्किल्स मिले, और उनके अगुवाई में एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक इंस्टीट्यूशन चले जिसके जरिए से हमारे बच्चे 8वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव के जरिए से अपने करियर को हासिल करें। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा एक विचार है, एक सोच है कि हम इसीलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। अब उनको हमें काउंटर सवाल करना है कि भाई पैसा लगता कितना था, इसका आपने कभी कैलकुलेशन किया था, बजट क्या था? मैं अगर मेरी बात करूं तो लगभग मेरे पास अभी 3 बैचलर्स 2 मास्टर्स डिग्री हो गई। अभी रिसर्च की अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत है। मेरे 18-20 साल के एजुकेशन लाइफ में मुझे नहीं लगता कि मैंने 20,000 30,000 से ज्यादा खर्चा किया हो। हर बार स्कॉलरशिप मिली, हर बार गवर्नमेंट सीट मिली, हर बार मेरिट में आने का मौका मिला, हर बार एग्जाम क्रैक होते गए, रास्ते खुलते गए और हम चलते गए। सवाल ये है कि माली हालत का ना होना ये सिर्फ और सिर्फ रीजन नहीं है हमारे बच्चों को आगे ना बढ़े, तो माहौल का ना होना ये हमारे लिए जरूरी आज के तारीख। और ऐसे हालातों में हम जब देख रहे हैं कि एमडीसी जैसी इंस्टीट्यूशन जब उठकर आती है
तो ये एक्चुअली सोशल रिवॉल्यूशन का मूवमेंट है, और ये एक्चुअली उस मूवमेंट का ठिकाना है कि जहाँ से इन सारी चीजों को वर्कआउट होता है। आज हम लोग जब बात करते हैं कि बच्चा 10th के बाद आगे जाएगा, 10th के बाद आगे जाने के बाद वो साइंस करेगा, कॉमर्स करेगा, आर्ट्स करेगा, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, इसकी बुनियादी शुरुआत अगर किधर है तो आज एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सेंटर में। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारे बच्चे आगे बढ़कर जाए तो वहाँ पे सिर्फ फॉर्मेलिटी होनी जरूरी नहीं है, बल्कि वहाँ पे इतना जबरदस्त काम होना जरूरी है कि जिन कोर्सेज को लाखों करोड़ों की लागत लगती है वो कोर्सेज आप फ्री के अंदर भी कर सकते हैं। ये हमारे समाज तक पहुंचना जरूरी है, और इसके लिए बेसिकली ये काम हमें करना है। इसके लिए टेक्नोलॉजीज की एक्चुअली फाउंडेशन की। तो मैं अपील करूंगा इस क्राउड से, इस मजमे से, कि आप में से भी अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो इस फील्ड में काम करना चाहता है, एजुकेशन में स्पेशली 10वीं, 11वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन तक के बुनियाद पर काम करने की अगर फिक्र रखते हैं, हुनर रखते हैं, तो हम अपील करेंगे कि आप जरूर हमसे जुड़ें, क्योंकि ये काम इंस्टीट्यूशनल है, ये कोई एक इंसान का काम नहीं है, ये किसी एक इंसान के लिए भी काम नहीं। और आखिर की बात, ये टाइम का रेस्ट्रिक्शंस काफी होता है यहाँ पे, तो मैं घड़ी लगा के इधर बैठा हूँ। एनीवे, आखिर की बात ये है कि करियर काउंसलिंग आज के हमारे जमाने में हमारे बच्चे या हमारे जो एक कौम है वो किस तरह से आगे बढ़ती है, किस तरह से आगे बढ़ती है। अगर आप देखेंगे तो बच्चा बस स्कूल में चला गया, 3 साल का हो गया तो वो स्कूल में चला गया। अच्छा, कौन से स्कूल में चला गया? जहाँ पे बाजू वाले का बच्चा जाता है वहाँ पे वो चला गया, स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला गया। ठीक है, फाइन। उसके बाद उसने क्या किया, फिर ट्रेंड क्या चल रहा है गली में, दूसरी कौन सी स्कूल है वहाँ पे चला गया। फिर 10th तक क्या होगा? 10th तक बच्चा बड़ा हो गया, रोलिंग से अपना वो नेचुरल ग्रोथ से बड़ा हो रहा है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अरे वो स्कूल लोगों ने बच्चों का नुकसान करा दिया, वो लाई ना एक स्कीम 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं कराना। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं एक बात यहाँ पे महसूस होती है, तो स्कूल ने नुकसान नहीं किया है, स्कूल क्यों नुकसान करेगी, सरकार क्यों नुकसान करेगी? 8वीं तक फेल नहीं करना है, मतलब उसको इतना सिखाना है कि वो फेल ना हो। इसका मतलब ये है 9th 10th में बच्चा आ गया, अभी तो आगे क्या करने वाला है? तो जब बात होती है तो बच्चा साफ साफ कहता है कि मामू, चाचा, दादा, नाना, फलाना फलाना वो बताएंगे, मैं सुनूंगा, मैं बात करेंगे, और कुछ नहीं हुआ तो एक सवाल होता है कि 10वीं मार्कावर बघू। ठीक है, 10वीं के मार्क आ गए, फिर कॉमन ट्रेंड है, आपको तो पता है वो। उसके बाद 12th होती है, 12th के बाद क्या करना है वो 12th के मार्क पे डिसाइड करेंगे। अब बाद में होता है कि 12वीं के बाद बच्चे को डॉक्टर बनना है। हमारे पास कुछ लोग आते हैं कि सर बच्चे को डॉक्टर बनना है, मैं 10 लाख तक दे सकता हूँ, इसके अंदर कुछ हो सकता है कि देखो कोई अगर पहचान से होगा तो डोनेशन से हम करा लें। लेकिन उसी शख्स को अगर किसी ने ये बताया होता कि 10th के बाद आप नीट जैसे एग्जाम की तैयारी पहले दिन से करते हैं और आपको अगर उसके मेरिट में अगर आने का मौका मिलता तो एक 1.5 करोड़ लगने वाले एमबीबीएस के कोर्सेज को आप लगभग 5 साल के कोर्स की फीस 20,000 में करते। क्योंकि सवाल यह है कि आज के तारीख में सिर्फ एजुकेशन की कमी नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन की कमी, स्किल्ड एजुकेशन की कमी, और उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाए, उसके लिए कोचिंग एकेडमीज बनाई जाए, उसी के लिए एक रोल मॉडल प्रोजेक्ट बनाया जाए, उसकी कोशिश कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के जरिए से हो रही है। तो हमें भी आज ये बात आम करनी है कि करियर काउंसलिंग नाम का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये तो ऐसे हो गया ना कि भाई डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, वकील का बच्चा वकील बन रहा है, टीचर का बच्चा टीचर नहीं बनता है, वो कम से कम आईएएस बनता है, वो इंजीनियर कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट बनता है, कहीं ना कहीं साइंटिस्ट बनता है, क्योंकि वो टीचर अपने बच्चों को बस अंधाधुंधी में काम नहीं लगाता। हम लोग आज सोचते हैं कि भाई बीमारी हो गई डॉक्टर के पास जाना है, किसी लीगल एड्स की जरूरत है हमको वकील देखना है, लेकिन जब करियर की एजुकेशन की बात होती है तो हम कहीं पर भी काउंसलिंग जरूरी नहीं समझते। इसलिए होता है ऐसे कि हमारे बच्चे नेचुरल पढ़ते जाते हैं, ना उसमें स्ट्रेटेजी है, ना उसमें मोटिवेशन है, ना उसमें कोई भी पॉजिटिव ड्राइव है, बस वो तो चलते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, और फिर ऐसे होता है कि एक ना एक दिन उसकी पढ़ाई जहां भी लेवल तक है वहां पे पूरी हो जाती है, वो मार्केट में आता है और फिर असली स्ट्रगल उसका स्टार्ट होता है। फिर जब वो इंटरव्यू को जाता है उसे पता चलता है मुझे तो बात ही करने को नहीं आ रही है, मुझे फलाना फलाना चीज बताई गई, मुझे वो पूछा ही नहीं जो मुझे आता था, मुझे वो पूछा जो मुझे नहीं आता था। फिर अभी आजकल इंटरव्यू लेने वाले भी बहुत होशियार हो गए, वो बोलते हैं कि ठीक है तू पहले बता तेरे को क्या आ रहा है, तेरे को वही पूछता हूं। अनफॉर्चुनेटली उसको वो भी नहीं आता।
फॉर्मेलिटी वाली पढ़ाई ना पढ़े, क्योंकि उससे भी कुछ खास हासिल नहीं होगा, उससे भी कुछ खास चेंजेस नहीं होने वाले। बुनियादी अगर चेंज होना है तो हमें हमारे टोटल समाज के जितने भी पॉपुलेशन है, वो जवान हो, वो बूढ़ा हो, वो औरतें हो, मर्द हो, इनको डेफिनेटली अपने घरों में इस मूवमेंट को आम करने की जरूरत है। मराठी में कहा जाता है कि आडात नसेल तर मोहऱ्यात कुठे ना। घर में कोई भी नहीं पढ़ा लिखा तो बच्चा किस मोटिवेशन से पढ़ेगा? तो वहां से लेकर आगे बढ़ते हुए 11-12 के सेगमेंट को सेंसिटाइज करते हुए प्रोफेशनल कोर्सेज की ओर उन्हें बढ़ावा देना, उन्हें आला तालीम की उनके लिए इंतजाम कराना, और ये कराते वक्त चेक एंड बैलेंस प्रोग्राम वर्क करना, एजुकेशन काउंसलिंग को आम करना, इसके सेगमेंट में ट्रेनिंग देने वाली इंस्टीट्यूट को एटलीस्ट पर डिस्ट्रिक्ट 1 इंस्टीट्यूट बनाना, और हमारे आने वाले समाज को इस जरिए से अपलिफ्ट कराना, ये टेक्नोबिस का एक ओवरऑल मिशन है। फिर मेरा बात का समय खत्म हो गया है। कल्याण की ये ऐतिहासिक नगरी है, बचपन से मैं इसको पढ़ाई में सुनता आया हूँ। आज महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम रीजनल कॉन्फ्रेंस के बहाने से हमको यहाँ पे आने का मौका मिला। बस जाते जाते इतनी अपील करूंगा कि कॉन्फ्रेंस में आना, कॉन्फ्रेंस को जोड़ना इतना ही काफी नहीं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि जिस एरिया में आज हमारी कॉन्फ्रेंस है, उस एरिया में अक्सर संडे को काम करने का माहौल नहीं है। संडे मतलब आज रेस्ट डे है, क्योंकि ये जो रीजन है ये काफी बिजी रहने वाला, काफी स्ट्रगल करने वाला रीजन है। और मैं आज देख रहा हूँ कि देखते देखते, जब मैं आया तो 4 लोग थे, अब देख रहा हूँ कि चेयर्स कंप्लीट हो गए, पूरा हॉल फुल्ली ऑक्यूपाइड हो गया। आज हम समझ सकते हैं कि उम्मत की, कौम की फिक्र को लेकर, दर्द को लेकर आप यहाँ पे जमा हुए हैं। तो संडे के दिन आपका आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं अपनी बात को कंप्लीट करने से पहले आप सबका, ऑर्गेनाइजर्स का, हसन भाई के, उनके टीम का, जमशेद भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं। जज़ाकल्लाह।